हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि हमारी मार्केट यूनिट के अंदर दो चैप्टर है, एक हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट है और दूसरा है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने तरीके का होता है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या होते हैं, लास्ट वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं मार्केट का, जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यार मार्केट की डिमांड और मार्केट का सप्लाई का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री प्राइस को मेक करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अचानक सप्लाई या डिमांड के अंदर चेंज आता है तो मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट के अंदर प्राइस कैसे अपने आप फिर सेट होता है, तो वो हमें इस चैप्टर के अंदर सीखने वाला है। पूरा चैप्टर ग्राफ से भरा हुआ है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन या 4 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जनरली पूछा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है। मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है वो डिटरमाइन होता है मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई। देखो, जो इंडस्ट्री होता है ना वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई को देखता है, जहां पर दोनों बराबर होते हैं वही प्राइस को क्या कर देता है, तय कर देता है। ठीक है, प्राइस डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इज इक्वल। प्राइस वहां तय होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इससे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया, फिर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ। शेड्यूल देख लेते हैं। मान लो हम एक इमेजिनरी शेड्यूल बना रहे थे, हमने यहाँ पर कुछ प्राइस लिया है, जैसे 5 लिया, 4 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 1, यानी कि हम प्राइस को कम कर रहे हैं। ध्यान रखना, प्राइस को कम करने से जो सप्लाई होता है ना वो बढ़ता है, क्योंकि प्राइस को जब प्राइस कम होता है, जब प्राइस कम होता है तो यहां पर जो सप्लाई होगा वो क्या होगा, कम होगा। रीजन क्या है कि जब प्राइस कम होता है तो सप्लायर का नुकसान होता है, जो बेचने वाला है वो इतना खुश नहीं होता, इसलिए वो सप्लाई को क्या कर देता है, कम। और जो प्राइस का कम होता है तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि जब प्राइस कम होगा तो जो खरीदने वाला बंदा होता है वो खुश हो जाता है। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखना है। तो प्राइस हमने 5, 4, 3, 2, 1 हमने अपने हिसाब से ले लिया। सप्लाई 50, 40, 30, 21, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई को हमने एक पर्टिकुलर नंबर लेकर कम कर दिया। ठीक है, और डिमांड को हमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर नंबर लेकर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आप जनरली इसको ऐसे कर सकते हो, यहां से 50 से 10 गए, यहां पर हमने ऊपर से 10 से ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर 3 स्टेज आ रही है। कितनी स्टेज आ रही है, 3 स्टेज। सबसे जो पहली स्टेज है जहां पर आप देखोगे कि सप्लाई 50 है और डिमांड 10 है, सप्लाई 40 है और डिमांड कितनी है, 20। इसका मतलब यहां पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। तो इसे हम इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। क्लियर हो गया। उसके बाद आप नीचे यहां पर देखोगे तो यहां डिमांड ज्यादा है और सप्लाई दोनों सिचुएशन में क्या है, कम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। मार्केट के अंदर ना तो एक्सेस सप्लाई टिकता है ज्यादा देर, ना एक्सेस डिमांड टिकता है। मार्केट के अंदर क्या टिकता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो मार्केट के अंदर जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कौन सा है, 3। अगर मार्केट के अंदर प्राइस 4 होगा या 5 होगा या 4 होगा तो ये मार्केट में ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि यहां पर एक्सेस सप्लाई है। और मार्केट में 2 या 1 है तो भी मार्केट में ज्यादा देर तक प्राइस नहीं टिकेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एक्सेस डिमांड है। इसी चीज को हम अगर डायग्राम से समझते हैं तो ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, इसलिए पॉजिटिव स्लोप है। और प्राइस से नेगेटिव रिलेशन होता है किसका, डिमांड का, इसलिए डिमांड कर्व ऐसे है। दोनों यहां पर बराबर है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर हम इस स्टेज से ऊपर देखते हैं, तो देखो ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी की तरफ ज्यादा कौन जा रहा है, सप्लाई। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, यानी यहां पर सप्लाई ज्यादा है। क्लियर होता है। उसके बाद अगर हम इसे छुपा देते हैं, जो नीचे वाला एरिया यहां पे डिमांड ज्यादा इधर की साइड, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। क्लियर हो गया। मार्केट में एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड ज्यादा देर तक मार्केट में टिक नहीं सकता। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम के अंदर, वो बार बार यही पूछता है कि मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड क्या है, एक्सेस डिमांड को हम कैसे ठीक करते हैं, या फिर पूछेगा एक्सेस सप्लाई क्या है, एक्सेस सप्लाई को हम कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। अगर वो एक्सेस डिमांड का क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ आप ये वाली लाइन बना देना एक्सेस डिमांड की, और एक्सेस सप्लाई पूछ रहा है तो सिर्फ एक्सेस सप्लाई वाली बना देना। अब हम समझ लेते हैं एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के बारे में। सबसे पहले ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या है। एक्सेस डिमांड जो है जहां पर डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई मार्केट में कम होती है, तो उसको हम लोग एक्सेस डिमांड कहते हैं। एक्सेस डिमांड क्यों आता है, आप चेक करो यहां पर एक्सेस डिमांड को। एक्सेस डिमांड के अंदर जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, यानी जो यहाँ जो एक्सेस डिमांड पे जो प्राइस होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। अगर मार्केट के अंदर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो मार्केट के अंदर क्या होगा, एक्सेस डिमांड। इसका मतलब यह है कि मार्केट में जितना प्राइस होना चाहिए
प्राइस उसके मुकाबले में काफी ज्यादा कम है। इसकी वजह से खरीदने वाले लोगों की संख्या कैसी है, बहुत ज्यादा है। तो मार्केट में एक्सेस डिमांड क्यों आता है, क्योंकि मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्वल प्राइस, है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस, इसलिए मार्केट में क्या आता है, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड को ठीक करने का तरीका क्या है कि इस प्राइस को, यानी जो ये जो प्राइस है इसको बढ़ा दो, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगा। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो गिरनी शुरू होगी और सप्लाई बढ़नी शुरू होगी, और कब तक बढ़ते घटते रहेंगे, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो इस तरीके से अगर मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड है तो प्राइस को इंक्रीज कर दो, अपने आप मार्केट क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस को बढ़ाओ, जिससे मार्केट डिमांड क्या होगी, कम, और मार्केट सप्लाई बढ़ेगी, और दोनों कब तक बढ़ते घटते रहेंगे, जब तक दोनों एडजस्ट ना हो जाए। हाउ टू करेक्ट, अब आ जाते हैं एक्सेस सप्लाई क्या है, जहां पर एक्सेस सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होता है। अच्छा, एक्सेस सप्लाई मार्केट में क्यों आता है, एक्सेस सप्लाई मार्केट में इसलिए आता है जब मार्केट का जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है, तो बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं। तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू करेक्ट द एक्सेस सप्लाई, यहां पर आप क्या करोगे, प्राइस को डिक्रीज करोगे। प्राइस को जैसे डिक्रीज करते हैं तो प्राइस को डिक्रीज करने से सप्लाई गिरेगा और डिमांड इंक्रीज होगी। कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों सेट ना हो जाए, तो इससे डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगा। तो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेस डिमांड क्या है, आप ये डायग्राम बनाओगे और एक्सेस डिमांड को कैसे ठीक करते हैं, आप वर्ड में लिख देना, ठीक है, मतलब सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना, आपको पूरा सही हो जाएगा। एक्सेस सप्लाई पूछा जाता है तो एक्सेस सप्लाई शो करोगे यहाँ पर डायग्राम के अंदर और फिर इसको लिख दोगे, क्लियर। तो कई बार एग्जाम के अंदर आया व्हाट इज एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, हाउ टू करेक्ट इट, ये ठीक है ना, डायग्राम पूछता है, शेड्यूल पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेन क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर मार्केट के अंदर सब कुछ सेट है, मतलब कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, और अचानक मार्केट की डिमांड चेंज हो जाए या सप्लाई चेंज हो जाए, या डिमांड सप्लाई दोनों चेंज हो जाए, तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई प्राइस कैसे बिहेव करता है, वो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है और अचानक या तो डिमांड में चेंज हो जाए या सप्लाई में चेंज हो जाए या डिमांड सप्लाई दोनों में चेंज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर डिमांड में चेंज होगा तो क्या होगा, सप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा, और डिमांड सप्लाई दोनों में चेंज होगा तो क्या होगा। तो ये मैं आपको अभी अगली स्लाइड पे समझाऊंगा, ये वाला भी। सबसे पहले हम ये सीखते हैं। देखो, अगर डिमांड चेंज होता है, ध्यान से समझना, अगर डिमांड चेंज होता है तो डिमांड तीन तरीके से चेंज होता है। पहला, जब सप्लाई कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा, जब सप्लाई इलास्टिक होता है, और तीसरा, जब सप्लाई इनइलास्टिक होता है। याद रखेंगे, डिमांड जब चेंज होता है तीन तरीके से, सप्लाई कांस्टेंट, इलास्टिक और इनइलास्टिक। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट वाला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहां पर आपको प्राइस रखना है हर बार, और यहां पर आपको क्वांटिटी रखना है। ये हमारा कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व, और ये हमारा कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। दोनों का इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट पे। ये प्राइस हो गया P और ये क्वांटिटी हो गया Q, क्लियर। ये हो गया हमारा बेसिक डायग्राम। अब हमें चेंज किस में करना है, डिमांड में चेंज करना है। अब यार देखो, डिमांड में चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो डिमांड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर हम डिमांड को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर दिया D1, क्लियर। नया पॉइंट कहाँ मिल रहा है, E1, क्वांटिटी क्या आ गया Q1, और प्राइस क्या आ गया P1। इसका मतलब यह है कि जब हम डिमांड को चेंज करते हैं, मतलब कि जब हम डिमांड को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमें चेंज किस में करना है, डिमांड में, और सप्लाई कैसा रखना है, कांस्टेंट, सप्लाई को चेंज नहीं करना। जब हम डिमांड को इंक्रीज करते हैं तो हमारे को दो रिजल्ट मिलता है कि इसका जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो देखो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब सिंपल, अगर हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, मान लो डिमांड को डिक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, डिक्रीज हो गया, ये आ गया D2, यहाँ पे D2 दे देंगे, ठीक है, स्टेप वाइज बनाना। ये हो गया E2, Q2, और ये प्राइस आ गया हमारा P2। अगर आप डिमांड को डिक्रीज करोगे तो दो रिजल्ट मिलेगा आपको। पहला, इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया पहला डायग्राम आपको। अब आ जाते हैं, जब सप्लाई कैसा होता है, इलास्टिक होता है। जब सप्लाई इलास्टिक होता है तो कैसा बनता है, X, Y, 0, यहाँ प्राइस हो गया, यहाँ क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारा कौन सा कर्व है,
डिमांड कर्व है। अच्छा, सप्लाई जब इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक सप्लाई हो या डिमांड, जब इलास्टिक होता है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। ये हमारा कौन सा कर्व बन गया? सप्लाई। कहाँ पे इंटरसेक्शन है? ई, ठीक है। यहाँ पर प्राइस पी और यहाँ पे क्वांटिटी क्यू, ऐसा नाम दे देना है। अब चेंज किस में करना है? डिमांड में चेंज होना है, और सप्लाई कैसा रखना है? इलास्टिक है। D1 नया पॉइंट क्या मिला? E1। क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या रिजल्ट मिला? जब आपने डिमांड को इंक्रीज करा तो आपको क्या रिजल्ट मिला? इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई चेंज नहीं आया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई बच्चों? इंक्रीज हो गई। क्लियर? अब सेम ऐसे हम दूसरा करके देख लेते हैं। अगर हम डिमांड को डिक्रीज करते हैं, D2 नया पॉइंट मिलता है हमारे को, ठीक है। यहाँ पर Q2 प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जब हम डिमांड को कम करते हैं तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग व्हेन सप्लाई इन इलास्टिक, ठीक है। और चेंज किस में करना है? डिमांड में। क्लियर? तो हम डिमांड को तो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते थे, ठीक है। और सप्लाई कैसा रखना है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, अगर कोई भी डायग्राम इनइलास्टिक बनता है ना तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है। तो ये हमारा सप्लाई कर्व कहाँ पे कट कर रहा है? ई पॉइंट। प्राइस आ गया P, क्वांटिटी आ गया Q। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? एक बार डिमांड को इंक्रीज करना है, जब इंक्रीज करा तो नया पॉइंट E1 मिला, प्राइस चेक करो बढ़ गया, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं। जब आपने डिमांड को बढ़ाया, दो रिजल्ट मिलते हैं आपको, प्राइस तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। सेम इसका उल्टा करते हैं, अगर हम डिमांड को कम करते हैं, D2। अब चेक करो कि डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कहाँ काट रहा है? यहाँ पर। कई बच्चे ना गलती करते हैं, यहाँ कट कर देते हैं। अबे भाई ये सप्लाई कर्व थोड़ी है, सप्लाई कर्व हमारा ये वाला है। तो ये आ गया E2, ये आ गया हमारा P2। जैसे ही आपने बच्चों क्या करा, जैसे आपने डिमांड को कम करा तो दो रिजल्ट आपको मिले, प्राइस कम हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये तीनों डायग्राम है। आपको ना इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है वर्ड्स में कि ऑन द एक्स एक्सिस वी शो क्वांटिटी, प्राइस ऑन वाई एक्सिस, इन द स्टार्टिंग डिमांड कर्व इज DD, ठीक है ना। सप्लाई कर्व इज SS, द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E, वेयर द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ, इक्विलिब्रियम प्राइस OP, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया बेसिक। उसके बाद आप लिखोगे व्हेन द डिमांड इंक्रीज D1, द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज OQ to OQ1 एंड इक्विलिब्रियम प्राइस OP to OP1, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दोगे। और सिमिलरली अब जब क्या करना है, जब डिमांड को आपने डिक्रीज करना है, तो जैसे जैसे आपने डायग्राम को बनाया है, कहाँ पर क्या शो करा है, बस आपने वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। मेन डायग्राम के नंबर है, नीचे लिखने के नंबर तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे लिखते हैं। एक्सप्लेन भी तो करना जरूरी होता है ना डायग्राम को, ठीक है। अब की बार किस में चेंज करना है? सप्लाई में। सप्लाई में चेंज होगा तो कैसे हो सकता है? सेम वैसे ही जैसे डिमांड में चेंज हुआ था तो सप्लाई तीन तरीके से था, तो सप्लाई में जब चेंज होता है डिमांड कांस्टेंट हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है। तो वैसे ही कांस्टेंट वाला तो आपको पता ही है, x y 0, ठीक है। यहाँ पर हम क्वांटिटी लिख लेंगे, प्राइस, ये कौन सा कपड़ा है? सप्लाई का। ये कौन सा है? डिमांड का। ई पॉइंट पे बराबर है, Q आ गया, यहाँ पर प्राइस P आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? किस में चेंज करना है? इस बार चेंज करना है हमारे को सप्लाई में। तो एक बार हम सप्लाई को इंक्रीज कर लेते हैं। देखो सप्लाई इंक्रीज होता है ना, इधर जाता है, बच्चे कॉमन गलती करते हैं, इंक्रीज इधर कर देते हैं, ठीक है। ये S1 आ गया, S1। अब एक गलती और करते हैं बच्चे, देखो सप्लाई कर बच्चा यहाँ लगा देता है, यार ये थोड़ी है तुम्हारा डिमांड कर्व, डिमांड कर्व से तो यहाँ कट कर रहा है ना वो, E1। ये आ गया हमारा Q1 और ये आ गया हमारा प्राइस P1। अब एक बात बताओ, जैसे आपने सप्लाई को इंक्रीज करा तो क्या हुआ? प्राइस कम हुआ, ठीक है, और क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। तो रिजल्ट भी आपको पता लग गया, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हुआ। अब एक काम करते हैं, सप्लाई को एक बार डिक्रीज करके देख लेते हैं, S2। अब बच्चा यहाँ कट लगा देगा, ये नहीं है तुम्हारा सब डिमांड कर्व, ठीक है, ये है डिमांड कर्व E2। ये आ गया Q2 और ये आ गया तुम्हारा P2, ठीक है। अब बताओ जैसे आपने सप्लाई को इंक्रीज करा तो सप्लाई को डिक्रीज करा तो कितने रिजल्ट मिले? प्राइस तुम्हारा इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी तुम्हारी डिक्रीज हुई, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे। यहाँ पर क्या है? डिमांड को इलास्टिक रखना है, ठीक है। ये हमारा सप्लाई कर्व, सप्लाई नॉर्मल ऐसे बनेगा, ठीक है, कांस्टेंट वाला। और यहाँ पर डिमांड को इलास्टिक का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आ गया डिमांड कर्व, कहाँ पर कट कर रहा है? ई पॉइंट,
क्यू पी। अब क्या करना है तुम्हें, एक बार सप्लाई को इंक्रीज और एक बार डिक्रीज, ठीक है। S1 यहाँ पे वो कट कर रहा है, Q1 प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, जैसे ही आपने सप्लाई को इंक्रीज करा तो आपको क्या रिजल्ट मिला, क्वांटिटी इंक्रीज हुई, लेकिन प्राइस चेक करो, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। सप्लाई को डिक्रीज कर लेते हैं, S2 कहाँ पे कट कर रहा है डिमांड कर्व को, ये रहा, ये आ गया E2, Q2 प्राइस में कोई चेंज नहीं। जैसे ही आपने सप्लाई को कम करा तो हुआ क्या है, क्वांटिटी कम हो गई है पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस देखो अभी भी सिमिलर वही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व कैसे बनाना है, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। कहाँ कट कर रहा है, ई, ये आ गया तुम्हारा पी और ये हो गया क्यू, क्लियर। अब क्या करना है, सप्लाई को एक बार इंक्रीज करो, S1 कहाँ पे कट कर रहा है डिमांड को, यहाँ पर E1, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कम हो गया, ठीक है। जब आप सप्लाई को इंक्रीज करते हो तो प्राइस कम होता है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हम सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे, S2 नया पॉइंट E2, कई बच्चे यहाँ मिला देते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है। प्राइस कितना आ गया, P2। अब एक बात बताओ, जब आपने सप्लाई को कम करा तो प्राइस तो तुम्हारा इंक्रीज हुआ, लेकिन तुम्हारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये मैंने आपको बता दिया, हैंड टू हैंड नोट भी करते रहना, ठीक है, ताकि समझ में आए। और एक्सप्लेन करना तो तुम्हें आता है, बस इसको नीचे एक्सप्लेन और करना होता है। अब तीसरा क्या है कि चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज आता है तो कैसा आता है, जैसे इसमें ऐसा हो सकता है कि मान लो डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, दोनों इक्वल, डिमांड भी कम हो जाए सप्लाई भी कम, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए सप्लाई कम बढ़े, डिमांड बढ़े और सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे मैं फर्स्ट वाला बनाता हूँ अभी, X Y 0, ये हमारा कौन सा कर्व है, सप्लाई, ये हमारा कौन सा कर्व है, डिमांड, कहाँ पर है, E, प्राइस P, क्वांटिटी Q। अब देखो डिमांड भी बढ़ाना है सप्लाई भी, लेकिन इक्वल ही बढ़ाना है दोनों को, डिमांड को भी और सप्लाई को भी। तो डिमांड बढ़ाया D1, क्लियर, और सप्लाई को भी इतना ही बढ़ाना है आपने, S1 नाप के स्केल से कर देना आप। तो देखो अब दोनों इंटरसेक्शन यहाँ कर रहा है E1, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, और प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर आप डिमांड सप्लाई भी बढ़ाते हो और डिमांड भी बढ़ाते हो और दोनों को इक्वल बढ़ाते हो तो क्या होता है, इससे प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन क्वांटिटी तुम्हारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ये कम वाला तुम बना सकते हो, कम वाले में क्या करना होगा, तुम्हें सप्लाई भी कम करना है, डिमांड भी कम करना है, इक्वली करना है। मैं एक ये बना के दिखाता हूँ आपको, जिसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ाना है और सप्लाई कम बढ़ाना है। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, कहाँ पे बराबर है, ई पॉइंट, ठीक है। अब देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना ये है कि डिमांड को ज़्यादा बढ़ाना है, डिमांड को ज़्यादा बढ़ाओ, D1, और सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाना है, सप्लाई को ही बढ़ाना है लेकिन थोड़ा सा, S1, कहाँ पे इंटरसेक्शन है, Q1, P1। क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि प्राइस भी इंक्रीज होता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज होता है। बाकी के तो आप बना सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम्स आपको बना के देखने कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है। तो प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर में डिफरेंस या सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन पूछता है, एग्जाम्पल्स पूछ लेता है, डायग्राम, प्राइस सीलिंग से क्या प्रॉब्लम पैदा होती है, सेम प्राइस फ्लोर के बारे में भी वो सारे क्वेश्चन ये अराइज कर सकता है। सबसे पहले प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम प्राइस। कह रहा है कि जब प्राइस को मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाता है
कहाँ पे? लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। कह रहा है कि जब मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस से कम पर किसी चीज का मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाता है तो उसे हम प्राइस सीलिंग कहते हैं। अब इस आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कई बार किसी चीज के रेट मार्केट में बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं जो गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे गेहूं का मार्केट में मान लो प्राइस 20 रुपए फिक्स हो गया। अब 20 रुपए प्राइस पे बहुत सारे लोग तो गेहूं खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग हैं जो गेहूं मार्केट में 20 रुपए पे नहीं खरीद सकते। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई भूखे मरो। तो गवर्नमेंट किसी को भूखा मरता हुआ तो देख नहीं सकती, तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट गेहूं के लिए प्राइस सीलिंग लेकर आती है। प्राइस सीलिंग मतलब सबके लिए रेट कम नहीं होगा, सबके लिए कम नहीं होगा। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए क्या बोलती है कि ठीक है, सब लोगों को तो गेहूं 20 रुपए पे मिलेगा, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टिव लोग हैं जिनको मैं राशन कार्ड दे देता हूं, सिलेक्टिव लोग, उन सिलेक्टिव लोगों को गेहूं 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए के हिसाब से ही मिल जाएगा, जिनके पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। तो यहां पर आपने देखा कि जो गेहूं का मार्केट में रेट तय हुआ था वो 20 रुपीज तय हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है मार्केट में और वो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है 20 रुपीज का, जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से तय हुआ है, गवर्नमेंट जानबूझकर उस रेट को कम कर देती है कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास ग्रुप्स के लिए। तो इसको हम लोग कह देते हैं प्राइस सीलिंग। ठीक है, प्राइस सीलिंग का मतलब गवर्नमेंट ने जो मार्केट के अंदर रेट तय हुआ है डिमांड और सप्लाई की वजह से, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करके मार्केट में उस रेट को कम कर देती है तो उसे हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग सभी के लिए नहीं होता और सभी चीजों के लिए भी नहीं होता। प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट सिर्फ कुछ कंपलसरी चीजों में करती है और सिर्फ कुछ लोगों के लिए करती है जो गरीब लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको प्राइस सीलिंग का मतलब समझ में आ गया। नीड फॉर प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट करती क्यों है? व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा तय हो जाता है, जैसे मार्केट में गेहूं का रेट 20 रुपए तय हो गया जो बहुत ज्यादा है गरीबों के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सिर्फ गरीबों के लिए वो रेट कम कर देगी। For the common people to afford, government play an important role in the controlling the price of essential commodities like wheat, sugar, kerosene, etc. जैसा आपको पता होगा रसोई गैस पे भी कुछ सब्सिडी वगैरह मिलती है, तो गवर्नमेंट जानबूझकर इनका क्या करती है, प्राइस सील करती है। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम लोग प्राइस सीलिंग का डायग्राम कैसे बनता है। देखो, प्राइस सीलिंग का डायग्राम समझना है। ठीक है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। क्लियर हुआ? रेट कहाँ पे तय हुआ, ई पॉइंट। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये जो रेट है मार्केट में 20 रुपीज तय हो गया, मान लो गेहूं का ही है, वीट का है, ठीक है, 20 रुपीज तय हो गया। अब इस 20 रुपीज पे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो गेहूं नहीं खरीद पा रहे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस रेट को कम करेगी सिर्फ गरीब लोगों के लिए। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने कितने रुपए कर दिया, 10 रुपए कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट में 10 रुपए होगा तो क्या होगा, रेट कम होने से क्या होता है आपको तो पता ही है, रेट जैसे ही कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग और भी नए नए आ जाएंगे, जी हम भी नहीं खरीद सकते, हम भी गेहूं नहीं खरीद सकते, हमें भी 10 रुपए दो। कौन चाहेगा कि मैं गेहूं के लिए 20 रुपए खर्च करूं, जब गवर्नमेंट 10 रुपए कर दिए सारे ही गरीब बनने लग जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि राशन कार्ड, बहुत सारे लोग हैं जो एबल हैं, राशन खरीद सकते हैं, फिर भी उन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है, तो ये गलत है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट रेट कम करेगी तो बहुत सारे नए नए लोग आ जाएंगे, जी हमें भी इसी रेट पे दो, हमें भी इसी रेट पे दो। इसका रिजल्ट क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा और मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट में क्या पैदा होगा, शॉर्टेज पैदा होगा। याद रख लेंगे, प्राइस सीलिंग की वजह से कौन सी दिक्कत पैदा होती है, शॉर्टेज की दिक्कत। यानी जैसे ही गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से कम पर करती है प्राइस को, कुछ खास लोगों के लिए बहुत सारे नए नए लोग मार्केट में खरीदने आ जाते हैं और बेचने वालों की संख्या कम हो जाती है, जिस वजह से मार्केट में किसकी समस्या पैदा होती है, शॉर्टेज की। क्लियर हो गया? और शॉर्टेज की वजह से क्या आता है, ब्लैक मार्केटिंग आता है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब जब मार्केट के अंदर किसी चीज का रेट कम होता है, तो तुमने देखा होगा राशन वाले क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ना। कैसे करते हैं कि राशन, उनको पता है कि 20 रुपए मार्केट में मिलता है, यहां पर कुछ लोगों के लिए राशन आया है जो कि कितने रुपए आया है, 5 रुपए किलो आया है। तो राशन वाले क्या करते हैं, कुछ लोगों को राशन नहीं दिया, कुछ को कम दे दिया, कुछ को किसी तरीके से बचा लिया, फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग तय करते हैं। कई बार राशन की दुकानें बंद रखते हैं, बोलते हैं राशन इस बार आया ही नहीं, झूठ बोल देते हैं लोगों से, और क्या करते हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू करते हैं। तो प्राइस सीलिंग की वजह से मार्केट में शॉर्टेज आता है, और शॉर्टेज की वजह से क्या चीज जन्म लेती है, ब्लैक मार्केटिंग जन्म लेती है। याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग की वजह से ब्लैक मार्केटिंग पैदा होती है। अब ये ब्लैक मार्केटिंग क्या है, व्हेन द commodity are sold at a higher than the maximum price fixed by the government।
अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई गरीब लोगों को 20 रुपए पे देता है, राशन वाले क्या करते हैं, उसको बचा लेते हैं 10 रुपए पे, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि 10 रुपए पे देना है गरीबों को, तो राशन वाले बचा लेंगे, फिर 15 रुपए बेच देंगे, 18 रुपए बेच देंगे, इस तरीके से, तो इसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। इसके अलावा राशनिंग सिस्टम, गवर्नमेंट इससे बचने के लिए, जब भी गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग करती है तो गवर्नमेंट को पता है कि मैं जब रेट कम करूंगा तो सारे ही लोग उस रेट पर लेने के लिए पहुंच जाएंगे, तो गवर्नमेंट कौन सा सिस्टम लेकर आती है, राशनिंग सिस्टम लेकर आती है। यानी गवर्नमेंट राशन कार्ड दे देती है और बोलती है कि जिनके पास ये राशन कार्ड होगा सिर्फ उन्हीं को प्राइस सीलिंग का फायदा दिया जाएगा। टू मीट द एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट में इनफोर्स द राशनिंग सिस्टम। ठीक है, अब राशनिंग क्या है थोड़ा सा यहां समझना। अब ये राशनिंग क्या है, राशनिंग इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू सेल अ मिनिमम कोटा ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल, अब सारे लोगों को अनलिमिटेड नहीं दिया जाता, कम रेट पर कुछ फिक्स अमाउंट, फिक्स कमोडिटी ही उनको सेल किया जाता है। तो भाई प्राइस सीलिंग के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना, सारी चीजें नोट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक बार, अब हम समझ लेते हैं कि प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है। प्राइस फ्लोर बिल्कुल उल्टा होता है इसका। प्राइस फ्लोर का मतलब कि जब मिनिमम प्राइस तय कर दिया जाता है, कहां, अबव द इक्विलिब्रियम फिक्स बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा पर किसी चीज का रेट तय कर देती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइस फ्लोर। अच्छा, प्राइस फ्लोर ज्यादातर गवर्नमेंट ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में करती है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे किसानों ने ना गेहूं उगाया, होता क्या है मार्केट में, तो जब ये गेहूं बेचने के लिए जाते हैं तो वहां जो गेहूं खरीदने वाले डीलर्स होते हैं मंडी के अंदर ना, जो होलसेलर बैठे होते हैं, वो गेहूं को खरीदता। आपको कभी गेहूं की जरूरत होती है या आटे की जरूरत होती है, हम सीधा किसान के पास तो जाते नहीं, हम लोग किसके पास जाते हैं, हम लोग जाते हैं अपने नियर बाई की किसी दुकान पे, और वो दुकान वाले होलसेलर से खरीद के लाते हैं। और होलसेलर किससे खरीदते हैं, किसानों से खरीदते हैं। तो अब जब किसान गेहूं बेचने के लिए आते हैं ना एक साथ, तो वो होलसेलर क्या करते हैं, गेहूं का रेट अचानक कम कर देते हैं, और कई बार तो रेट इतना ज्यादा कम कर देते हैं जितने में किसानों की कॉस्ट भी पूरी नहीं हो पाती है। तो किसान जाते हैं गवर्नमेंट के पास, बोलते हैं सर हमने जो गेहूं उगाया है इसकी कॉस्ट आई है हमें उगाने की 10 रुपए, ठीक है, और हम इसको 12 रुपए पे बेचना चाहते हैं, लेकिन ये जो होलसेलर हैं इन्होंने रेट क्या कर रखा है, 10 रुपए से भी कम कर रखा है, मतलब हमारी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी, इतना ज्यादा रेट कम है कि हमारी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। तो अब गवर्नमेंट मार्केट में आती है और कहती है कि भाई, किसानों से पूछती है आप अपना गेहूं कितने पे बेचना चाहते हैं। सपोज दैट गेहूं बोल दिया किसानों ने कि हम गेहूं बेचना चाहते हैं 18 रुपए पे, तो अब गवर्नमेंट देखेगी कि भाई अभी गेहूं का रेट कितना तय करा इन्होंने, 12 रुपए। गवर्नमेंट सारे होलसेलरों को धमकाएगी कि अब जो रेट होगा वो 18 रुपए होगा, और सबको ये रेट मानना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो यहां पर मार्केट में जो रेट तय हुआ, यानी जो होलसेलरों ने रेट को तय करा था, वो इक्विलिब्रियम रेट जो था वो कितने रुपए था, मान लेते हैं 12 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट ने उस रेट को कितना कर दिया, 18 रुपए। तो इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम से ज्यादा पर रेट को तय कर दिया गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोर कहते हैं। ठीक है, प्राइस फ्लोर अराइजेस व्हेन द गवर्नमेंट फाइंड्स दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू लो। कह रहा है कि गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर कब लाती है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा कम है, जैसे गेहूं की कीमत जरूरत से ज्यादा कम हो गए कर दिया लोगों ने, इससे क्या होगा, किसानों को नुकसान हो जाएगा, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। एग्जांपल, गवर्नमेंट मेंटेन द वैरायटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम फॉर द वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक वीट, शुगर केन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ज्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर प्राइस फ्लोर लाती है। एग्जाम्पल, इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि प्राइस फ्लोर से दिक्कत क्या पैदा हो सकती है। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, दोनों कहां पर है, ई पॉइंट पे दोनों बराबर थे। ठीक है, यहाँ पर प्राइस था, मान लो यहाँ पर गेहूं का जो प्राइस है वो 12 रुपीज तय हो गया। कितने रुपए तय हो गया, 12 रुपीज। अब जैसे ही 12 रुपीज का प्राइस देखा तो किसान परेशान हो गए, यार 12 रुपीज तो इतना कम है कि इतना तो हमें बनाने में ही पैसा लग गया, तो हमें तो फायदा कुछ होगा नहीं। अब सारे किसान मिलकर जाएंगे सरकार के पास, हाथ जोड़ेंगे, सर ये प्राइस बहुत ज्यादा कम तय हो गया, सर कुछ करो। तो गवर्नमेंट मार्केट में आएगी, गवर्नमेंट सारे होलसेलरों को थोड़ा सा डराएगी और बोलेगी भाई रेट होगा 18 रुपए, यानी 18 रुपए से कम पर कोई नहीं खरीदेगा। और किसानों को गवर्नमेंट ये भी बोलेगी कि सुनो, मैंने 18 रुपए रेट तय कर दिया है, और फिर भी अगर आपका कोई गेहूं नहीं खरीदता है तो आप मेरे पास लेके आ जाना, मैं आपका गेहूं खरीद लूंगा और अपने बफर स्टॉक में रख लूंगा। आपको पता है ना, गवर्नमेंट भी अपना बफर स्टॉक बना के रखती है, जिसे इमरजेंसी के अंदर यूज करती है गवर्नमेंट, और अलग अलग राज्यों में भेजती है और गरीब लोगों को बांटती है। तो क्या कहती है गवर्नमेंट कि अगर कोई तुम्हारा गेहूं नहीं खरीदेगा तो आप मेरे पास आ जाना 18 रुपए पे, तो मैं खुद भी खरीद लूंगा।
क्लियर हुआ है। अब जरा देखते हैं कि बफर इससे होता क्या है, इससे दिक्कत क्या पैदा होती है कि जब गवर्नमेंट रेट को बढ़ा देती है। इससे देखो, जब भी किसी चीज का रेट बढ़ता है तो मार्केट के अंदर बेचने वाले तो बढ़ जाते हैं लेकिन खरीदने वाले कम हो जाते हैं। तो बेचने वाले किसान मार्केट में गेहूं को बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई तो बढ़ जाती है, देखो सप्लाई कर्व इधर चला गया, लेकिन डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा सरप्लस गेहूं बच जाता है, जिसको बेचने की जिम्मेदारी या जिसको खरीदने की जिम्मेदारी किसके सर पे आ जाती है, गवर्नमेंट के सर पे आ जाती है। आप समझ में आ गया होगा कि प्राइस फ्लोर से दिक्कत क्या पैदा होती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन आ जाता है कि यार बहुत सारा अनाज अब हमें खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इंप्लीकेशन क्या है, दिस लीड टू एक्सेस सप्लाई, जैसे ही गवर्नमेंट प्राइस को मार्केट के प्राइस से ज्यादा करती है, एक्सेस सप्लाई बढ़ने लग जाता है। सिंस प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल दे वांट, और प्रोड्यूसर उतना सेल नहीं कर पाते जितना वो सेल करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस को बढ़ा दिया है। दे इलीगली सेल द गुड्स ऑफ द सर्विसेज बिलो द मिनिमम प्राइस, इस वजह से कुछ सेलर क्या करते हैं, चोरी चुपके या फिर इलीगल तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर जरूरत से ज्यादा रेट गवर्नमेंट तय कर देती है तो बहुत सारे जो खरीदने वाले होते हैं वो अगर सरकार, जो किसान होते हैं उनके प्रोडक्ट्स खरीदने से मना कर देते हैं। क्लियर हो गया। और सरकार इससे क्या बनाती है, बफर स्टॉक, जब सरकार रेट को बढ़ाती है और सरकार बोलती है कि कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खरीद लूंगा, इससे सरकार क्या बनाती है, बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक एक बार देख लेना क्या होता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया, तो ये हमारा एक डिफरेंस की कंपैरिजन में हमने पढ़ा कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है बच्चों कंप्लीट हो जाता है। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालता रहूँगा और आपके पास बैक टू बैक सारे चैप्टर्स की वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।